हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गौरव सर के द्वारा एक पेड बैच लाया गया है, एक ब्रह्मास्त्र बैच के नाम से, और उसमें जो है उनके द्वारा संपूर्ण जीके जीएस की तैयारी करवाई जा रही है। तो उसमें जो है अभी फ़िलहाल में बायोलॉजी चल रहा है, और उसमें जो है हम लोग देख चुके हैं कि जितने भी उनके द्वारा चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उनका यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे इसका रिवीजन कराया जा रहा है, और इसका जो हैंड रिटन PDF है वो भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी इससे पहले हमने आपको वीडियो बनाया था, उस पर जो है पहला जो चैप्टर है प्रमुख शब्दावली, उस पर हमने क्या किया था, उसका रिवीजन किया था। अब यहाँ पे हम दूसरा चैप्टर जो है कोशिका यानी सेल के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और इसका संपूर्ण रिवीजन करने वाले हैं, जो कि गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि कोशिका होता क्या है। तो कोशिका सजीवों के शरीर की एक आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ लिविंग, बायोलॉजी में क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग जो बायोलॉजी है उसको कहा जाता है स्टडी ऑफ लिविंग, उसको बायोलॉजी कहा जाता है। और इसके जो पिता हैं उसको अरस्तु को माना जाता है। तो जो है बायोलॉजी के पिता किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और स्टडी ऑफ लिविंग जो होता है यानी सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और ये जो शब्द है बायोलॉजी शब्द वो लैमार्क और ट्रेविनास के द्वारा दिया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। बायोलॉजी को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला है जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। इसमें जूलॉजी में क्या होता है, एनिमल्स के यानी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी में प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। जो एनिमल्स यानी जो जूलॉजी के क्या बोलते हैं फादर जिसको कहा जाता है वो होता है अरस्तु, और बॉटनी के जो पिता है वो है थियोफ्रेस्टस, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो हमने क्या बताया, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ लिविंग बायोलॉजी कहलाता है। और बायोलॉजी शब्द जो है लैमार्क और ट्रेविनास ने दिया था। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, अरस्तु को। और बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है, बायोलॉजी को बॉटनी और जूलॉजी में बांटा जाता है। जूलॉजी का जो जनक है वो अरस्तु कहलाते हैं, और बॉटनी के जनक जो है थियोफ्रेस्टस कहलाते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला पॉइंट है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कि कोशिका से कार्यात्मक इकाई जो होती है बॉडी की सबसे छोटी वो कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से मिलकर अंग बनता है, और अंग से मिलकर तंत्र बनते हैं, और बहुत सारे तंत्र मिलकर हमारे शरीर की निर्माण करते हैं। तो ये था आपका प्रोसेस। अब कोशिका के बारे में जान लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि जो कोशिका होती है वो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। इसकी खोज जो है कोशिका की वो 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका से, ये आपको याद रखना है, मृत कोशिका यानी वृक्ष के कॉक से इन्होंने खोज की थी। और इनकी जो पुस्तक है माइकोग्राफिया, उसी में इनका जिक्र किया गया है कि इन्होंने कोशिका की खोज की थी। तो कौन सी पुस्तक है, तो माइकोग्राफिया है। अब जीवित कोशिका की खोज पूछता है, तो जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी 1674 ईस्वी में, और इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। वहीं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो स्लाइडन एंड शॉ ने किया था। इतने बात आप समझ गए होंगे। और हमने ये भी बताया कि शरीर कोशिका से निर्मित होती है कैसे, तो पहले सेल होता है, फिर उत्तक बनता है, फिर अंग बनते हैं बहुत सारे, फिर तंत्र बनते हैं, फिर शरीर बनता है। ये आप जान गए होंगे अच्छे से। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिका का भी निर्माण होता है, ये भी आप जान गए होंगे। अब देखिएगा अगला पॉइंट है हमारा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का अपवाद, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन होता है। इसमें ऑप्शन दिया है जीवाणु, विषाणु, कवक और शैवाल। तो जो विषाणु होता है वायरस, यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है, क्योंकि अब ये भी जान लीजिए वायरस जो होता है कोशिकाओं के सिद्धांत का अपवाद होता है, क्योंकि वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव के बीच का एक योजक कड़ी होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे मोटे पॉइंट में इसको नोट करवाया गया है। तो वायरस जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों के बीच का एक योजक कड़ी होता है, इसीलिए यह कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है किससे होती है। ये क्वेश्चन गौरव सर के सेट में भी पूछा गया था टेस्ट में। पहला ऑप्शन दिया है जीवाणु के किण्वन से, दूसरा ऑप्शन है पुरानी कोशिकाओं की पुनः उत्पादन से, सी दिया ऑप्शन पूर्व स्थित कोशिकाओं से, और डी ऑप्शन दिया हुआ अजैविक पदार्थों थे।
तो जो नई कोशिकाओं का जो उत्पत्ति होता है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही होता है, ये आपको नोट कर लेना है। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब पादप, ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि पादप और जंतु के बीच का योजक कड़ी किसको कहते हैं, तो यूग्लिना जो है यह पादप और जंतु के बीच का एक योजक कड़ी होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वायरस किसके किसके बीच का है, तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच का योजक कड़ी होता है, और यूग्लिना पादप और जंतु के बीच के योजक कड़ी होता है। वहीं अगली पॉइंट है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। ये भी आपको नोट कर लेना है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, 170 mm का होता है, और सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। वहीं मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है न्यूरॉन को कहा जाता है, ये आपके नोट कर लेना है। अगला पॉइंट हमारा सेल यानी कोशिका के प्रकार। अब देखिए सेल को दो प्रकार में बांट सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होता है, इनको भी हम डिटेल में जानेंगे। देखिए प्रोकैरियोटिक का अब अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा प्रो प्लस कैरियोटिक। प्रो मतलब पहले और कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक, यानी केंद्रक बनने से पहले का जो स्थिति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ देखिएगा, केंद्रक कला, केंद्रक और सुविकसित कोशिकांगों का अभाव होता है, यानी जो भी इसमें होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। जैसे केंद्र कला, केंद्रक, इनका जो है इनके जो कोशिकांग होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। वहीं यूकैरियोटिक होता है, इसमें जो है कोशिकांग होते हैं पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। अगला इन पर डिफरेंट देखा जाए तो इनका जो विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक का, सेल का डिवीजन जो होता है वो असूत्री विभाजन होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें किस प्रकार का विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तो असूत्री विभाजन होता है। वहीं यूकैरियोटिक में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। आप इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो है प्रोकैरियोटिक में श्वसन तंत्र प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है, वहीं जो है यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है रेस्पिरेशन। अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण जो होता है प्रोकैरियोटिक में, वो आंतरिक झिल्ली यानी आंतरिक झिल्ली में होता है, और हरित लवक जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है। वहीं जो होता है यूकैरियोटिक में हरित लवक में इसका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेना है। वहीं राइबोसोम जो है 70S प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में, और 80S प्रकार का जो होता है यूकैरियोटिक में होता है। अगला जो है इनका जो जनन होता है यानी रिप्रोडक्शन जो होता है प्रोकैरियोटिक का वो अलैंगिक होता है, और वही जो है यूकैरियोटिक को होता है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है इनमें रिप्रोडक्शन। अगला जो है प्रोकैरियोटिक में जो गुणसूत्र होते हैं, ये आपको नोट कर लेना है सारे पॉइंट। ये जो हम सारे पॉइंट बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम वो केवल एक ही होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप नोट कर लीजिएगा, जो प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल है जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, पीपीएलओ, रिकेट्सिया और हरे नीले शैवाल जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल है। वहीं जितने भी पादप और जंतु कोशिकाएं हैं ये यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पादप और जंतु कोशिकाएं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, तो ये आपको नोट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे पादप कोशिका है और जंतु कोशिका है, इनके बारे में भी हम जान लेंगे क्या डिफरेंट है और क्या समानता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहला पॉइंट है आपका पादप कोशिका, इसको हम देखते हैं, दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे। ये पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। इनमें देखिए क्या होता है, ये जो है एक केंद्रक होता है, दोनों में केंद्रक होता है, ठीक। पादप में भी और जंतु कोशिका दोनों में केंद्रक होता है। और पादप कोशिका में देखिए एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। आपको नोट कर लेना है क्या होता है कि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो नहीं होता है, और पौधों में जो होता है क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होता है, आपको नोट कर लेना है, जंतु में भी और पादप में भी। कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, इसमें भी और इसमें भी। जबकि सेल वाल जो होता है, कोशिका भित्ति, ये केवल क्या होता है, कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में होती है, और यह जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो ये थे कुछ डिफरेंट। और तारक काय जो होता है सेंट्रोसोम, ये केवल जो है जंतु कोशिका में होती है, ये आपको नोट कर लेना है। ये देखिए रिक्तिका, यानी इसको रसधानियाँ बोलते हैं, वोक्यूल बोलते हैं, ये केवल किसमें पाई जाती हैं, तो ये आपको
पादप कोशिका में पाई जाती है। तो ये थे कुछ डिफरेंट। अब यहाँ पे हम एक ही पास में इसको देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंट है, ये भी आपको नोट कर लेना है। यह है प्लांट सेल और यह है एनिमल सेल, आपको नोट कर लेना है। देखिए कोशिका भित्ति जो होती है केवल क्या होती है, यहाँ पे हमने टिक लगाया सही का, तो इसका मतलब ये है कि इसमें है, और इसमें रॉन्ग का जो टिक लगाया है उसका मतलब इसमें नहीं है। तो कोशिका भित्ति जो है केवल किस में होती है, प्लांट सेल में होती है, और ये जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जो झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों में उपस्थित होता है। और तारक काय, देखिए यहाँ पे तारक काय दिया है, केवल किस में उपस्थित होता है, तो यह जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, जिसको हम सेंट्रोसोम बोलते हैं। रिक्तिका यानी रसधानी, ये केवल किस में होता है, तो ये केवल आपके प्लांट सेल में होता है। वहीं माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में होता है। उम्मीद है कि इतनी बातें आप समझ गए होंगे, क्या होता है जंतु कोशिका, क्या होती है पादप कोशिका, क्या होती है प्रोकैरियोटिक, क्या होता है यूकैरियोटिक। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला पॉइंट फ्रेंड्स ध्यान देखिएगा, कोशिका भित्ति। अब इनका हम अलग अलग से जितने भी पॉइंट थे, कोशिकांग थे, उनका भी हम अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है कोशिकांग यानी कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल को हम पढ़ेंगे। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया कि जो दोहरी झिल्ली होती है इस प्रकार की, तो ये जो बाहर वाला है वो कोशिका भित्ति होती है, और ये जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके कार्य क्या है, तो पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करना इसका कार्य है सेल वॉल का। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल, वो पौधों में किसकी बनी होती है, तो वो सेलुलोज की बनी होती है। ये आपको नोट कर लेना है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है, तो वो कपास है। ये भी आपको नोट कर लेना है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कवक यानी फंगस को कोशिका जो भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। ये भी आपको नोट कर लेना है। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है, और जो कवक होते हैं उसमें जो है इनका कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे कैसे बनाए गए हैं ये फिगर, उनको भी समझना है। देखिए ये सेल का एक छोटा सा फॉर्म है। ये देखिए ये आपका केंद्रक हो गया, इसके बीच में कुछ बिंदु बिंदु टाइप का दिख रहा होगा, ये कोशिका द्रव हो गया जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये आपका केंद्रक यानी न्यूक्लियर हो गया। और ये जो है जो बाहरी आवरण है ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। और कोशिका द्रव और केंद्रक को अगर मिला दिया जाए तो ये जो है जीव द्रव बनाता है। ये भी आपको नोट करना है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये जंतु कोशिका का फिगर था, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक और फिगर है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ये भी सेल का ही फिगर है। अब ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लिक बोलते हैं, और ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसमें देखिए ये जो फिगर में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो चिकना तरफ से दिख रहा है, देखिए एक तरफ खुदरा हुआ दिख रहा है, एक तरफ चिकना दिख रहा है। जो चिकना दिख रहा है उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जो खुदरा खुदरा टाइप से दिख रहा है इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, ये जो है एक लाइसोसोम हो जाता है, लाइसोसोम, और एक तारक का है, और इसमें है गोल्जी बॉडी। तो ये सारे पॉइंट आपको दिए गए हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो चिकनी तरफ है वो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और जो खुदरे टाइप का है जिस पर एक जो खुदरा खुदरा जो दिख रहा है, यह इस पर क्या होता है, ये राइबोसोम कहा जाता है। ये राइबोसोम पाया जाता है, जो खुदरा हुआ उभरा हुआ दिख रहा है उसको राइबोसोम कहते हैं। और इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो उम्मीद है कितनी बातें आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे ये होते क्या हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति घर यानी पावर हाउस कहा जाता है, और यह जो है दोहरी झिल्ली युक्त होता है। आपको नोट कर लेना है कि कौन कौन से कोशिकांग होते हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। तो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, महक से आपको याद रखना है, महक एक ट्रिक है, इसमें दिया हुआ है महक। म से होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ह से होता है हरित लवक, और क से होता है केंद्रक। ये ट्रिक है, आपको नोट कर लेना है। माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में ऐसे कोशिकांग हैं जो कि दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्शन में दे देगा इनमें से कौन सा दोहरी झिल्ली युक्त है या फिर नहीं है, आपको नोट कर लेना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक जो है यह दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। अगला पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया, हम देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ सेल यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, और इसकी खोज जो है अल्टमान ने की थी। आपको ये भी पॉइंट नोट कर लेना है, इनकी खोज जो है अल्टमान ने की थी, नाम बेंडा ने दिया था।
ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है और ये देखिए दोहरी झिल्ली युक्त है। ये पहला फिगर है, ये पहली झिल्ली है और ये जो दूसरी बाहर वाली है इसको दोहरी झिल्ली युक्त है। अब यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, इसके जो अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को क्या कहते हैं, तो मैट्रिक्स कहते हैं। और बाहरी झिल्ली को अगर हटा दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, जो ये अंदर का वाला जो आवरण बचेगा उसको हम माइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये भी आपको नोट कर लेना है। श्वसन की जो श्वसन से ऊर्जा प्राप्ति होती है किसमें, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। अब ये देख लीजिए रेस्पिरेशन का जो सिस्टम होता है ये अपने कोशिका में कैसे होती है, ये भी आपको देख लेना है। ये रिएक्शन है, देखिए ग्लूकोज होता है वो जटिल अणु होता है और उसको ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन की यानी श्वसन क्रिया होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और H2O प्लस 36 ATP, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। 36 ATP जो अणु होता है वो ऊर्जा प्राप्त होती है आपको किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और यह जो है श्वसन की क्रिया जो है एक कैटाबोलिक रिएक्शन है, अपचयी क्रिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणु बनते हैं, इसीलिए इसको कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि जो रेस्पिरेशन क्रिया होती है, जो श्वसन क्रिया होती है, वो किस प्रकार का रिएक्शन होता है उसमें, तो कैटाबोलिक रिएक्शन होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि जटिल अणु कुछ टूट के छोटे छोटे सरल अणु बन जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ग्लूकोज एक क्या है, जटिल अणु है और यह टूट जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O में, इसलिए जटिल अणु जब छोटे अणु में टूटते हैं तो उसको हम कैटाबोलिक रिएक्शन कहते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है, तो यह एनाबोलिक क्रिया होता है। देखिए श्वसन क्रिया कैटाबोलिक रिएक्शन होता है और जो प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस वो एक एनाबोलिक रिएक्शन होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। श्वसन क्रिया में क्या होता है कि जटिल अणु टूट के छोटे छोटे अणु में टूटते हैं और प्रकाश संश्लेषण में छोटे अणु मिलके जटिल अणु बनाते हैं, इसलिए उसको एनाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा संचयन ATP के रूप में होता है, जिसे ATP को हम क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बोलते हैं। अगला पॉइंट हमारा जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, ये भी देख लेते हैं। कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, अभी हमने आपको बताया कि जब कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला जाता है तो उसको जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार कहा है, अब फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा है जीव द्रव्य को, तो हेक्सले ने जीव द्रव्य को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा है और इसका जो नाम है वो हेक्सले ने दिया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य हमने आपको बता दिया। प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य क्या है, कोशिका द्रव्य और प्लस केंद्रक को अगर मिला दिया जाए उसको जीव द्रव्य कहा जाता है, जिसको हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार कहा है। नेक्स्ट है कोशिका द्रव्य, यह जीव द्रव्य का वह भाग है जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जो पाया जाता है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इनमें अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, कोशिकांग कौन कौन से हैं, तो दोहरी झिल्ली युक्त हमने आपको बताया था, महक से माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड या फिर कहें क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक, ये क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं। और झिल्ली रहित जो होते हैं राइबोसोम, तरक केंद्र और केंद्रिका, ये क्या है, झिल्ली रहित हैं कि क्वेश्चन आपको पूछता है। डिफरेंट देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज करता है केंद्रक और केंद्रिका में, ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगला पॉइंट हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, तो लाइसोसोम की खोज सबसे पहले जान लेते हैं डी डुबे ने किया था। आप ले डुबा से याद थोड़ा ट्रिक रखिएगा, याद रखिएगा। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी और यह जो है क्षतिग्रस्त कोशिका का पाचन करता है लाइसोसोम। ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन। और कोशिका जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को, या फिर एटम बम भी कहा जाता है। कोशिका का सफाई कर्मी भी कहा जाता है लाइसोसोम को, और सुसाइड बैग ऑफ सेल भी इसको कहते हैं। तो इतनी बातें आपको नोट करना था लाइसोसोम में। अगला हमारा पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है फ्रेंड्स, अब तो अभी हमने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने आपको बताया था। इसका हिंदी वर्ड होता है अंतःप्रदब्ध जालिका। अब इसके बारे में देखिए, ये फिगर जो है, ये फिगर देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसमें देखिए जिसपे खुदरा हुआ पदार्थ नहीं है, यानी ये जो खुदरा हुआ पदार्थ आपको दिख रहा हुआ है ये राइबोसोम होता है।
जिस भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन, ये खुदरा हुआ पदार्थ दिख रहा है, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जिस पे राइबोसोम पाया जाता है। वहीं जिस पे राइबोसोम नहीं पाया जाता है जहाँ पे, उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, SER, चिकनी अंतःप्रद्रव जालिका भी बोलते हैं। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, उम्मीद है कितनी बातें आप समझ गए होंगे। और ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने आपको बता दिया कि स्मूथ होता है, रफ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये भी हमने बता दिया कि जिस पे खुदरा वाला भाग होता है उस पे राइबोसोम होता है, और जिस पे चिकना होता है उसमें राइबोसोम नहीं होता है। ये पहला अंतर हो गया। और ये भी नोट कर लेना, जो स्मूथ होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस पर लिपिड यानी वसा का निर्माण होता है, और जो रफ वाला खुदरा वाला भाग होता है उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला फ्रेंड्स हमारा है राइबोसोम। पॉइंट है राइबोसोम। तो राइबोसोम जो होता है सबसे छोटी कोशिकांग होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। सबसे छोटा कोशिकांग होता है राइबोसोम। पैलेट कण भी बोलते हैं इसको। इसकी खोज जो है पैलेट ने किया था, इसीलिए इसको पैलेट कण के नाम से जानते हैं। और झिल्ली रहित होता है राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम की। अब कोशिका का इंजन भी कहा जाता है राइबोसोम को। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था, इसीलिए इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया है। पादप में इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिक्टियोसोम किस गोल्जी बॉडी को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये देखिए तारक काय जो है, सेंट्रोसोम के बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज जो है बॉबेरी ने की थी। केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला है कौन सा है? तो तारक काय है। कार्य क्या होता है? तो कोशिका विभाजन में इसका सहायक होता है। तारक काय जो होता है सेंट्रोसोम, ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कोशिका विभाजन में कौन सा सहायक होता है? ऑप्शन दे देता राइबोसोम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस प्रकार से देख के तारक काय भी दे देगा। तो तारक काय क्या है? एक प्रकार का कोशिका विभाजन में यह सहायक करता है। और इसकी आकृति भी पूछा हुआ था, तो इसकी आकृति बेलनाकार होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो तारक काय हो गया, सेंट्रोसोम भी खत्म हो गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा अगला पॉइंट है लवक, यानी प्लास्टिड क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो केवल पादपों में पाए जाने वाला ये कोशिकांग है, जिसे हम प्लास्टिड कहते हैं, लवक कहते हैं। ये 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक अवॉर्डी लवक बोलते हैं, दूसरे को पड़ी लवक, तीसरे को आपको हरित लवक। तो ये हो गया, पहले को ल्यूकोप्लास्ट, दूसरे को क्रोमोप्लास्ट, तीसरे को क्लोरोप्लास्ट। तो इम्पोर्टेंट आपको नोट कर लेना है इनके बारे में, कि पूछता है कि कौन सा वड़ी लवक है, कौन सा अवड़ी लवक है, कौन सा हरित लवक है, और उनके प्रकार पूछ देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, अवड़ी मतलब होता है रंगहीन, इसमें कोई रंग नहीं होता। जैसे कि अनाज, गेहूँ, पादप जो स्टार्च होते हैं, लाइकेन, ग्लूकोजन होते हैं, ये सब क्या है? एक प्रकार के क्या है? अवड़ी लवक होते हैं, इसमें कोई रंग नहीं होता जिसका। अब वड़ी लवक वो होते हैं, क्रोमोप्लास्ट भी आपको नोट कर लेना। दूसरा जो पॉइंट है, जैसे कि आप देखते होंगे टमाटर लाल होता है, तो वो एक वर्णक के द्वारा यानी क्रोमोप्लास्ट उसमें पाया जाता है, इसीलिए वो लाल होता है। गाजर होता है, पपीता होता है, मूत्र कैसे पीला होता है, ये सब क्या है? क्रोमोप्लास्ट के द्वारा ही क्या होता है, ये रंगीन दिखते हैं। तो पूछता है कि टमाटर में कौन सा क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है? तो इसमें जो है, या फिर पूछ देगा कि टमाटर किसके द्वारा लाल रंग दिखता है? तो लाइकोपीन। लाइकोपीन क्या होता है? वड़ी लवक पाया जाता है, इसी कारण टमाटर लाल होता है। तो कौन सा टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है? वही गाजर देख लीजिए, गाजर में कौन सा? बीटा कैरोटीन पाया जाता है। और पीलिया जब होता है बच्चों को या फिर किसी को, तो वो जब पीला दिखने लगते हैं, वो किसके कारण? तो बिलिरुबिन के कारण दिखते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो गाजर में बीटा कैरोटीन, पीलिया में बिलिरुबिन, और मूत्र जो पीला होता है वो यूरोक्रोम के वर्णक के कारण होता है। ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना। टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में बीटा कैरोटीन, पीलिया जो होता है बिलिरुबिन के कारण पीला दिखने लगता है, और मूत्र भी जो पीला दिखता है यूरोक्रोम के द्वारा दिखता है। और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आप लोग जानते हो कि पेड़ पौधों में जो हरे दिखते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और हरित लवक के यानी जो क्लोरोप्लास्ट है उसी में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। ये भी आप जानते होंगे, तो इसको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। हरित लवक जो परहित या क्लोरोफिल कहा जाता है, और क्लोरोफिल में ही क्या होता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम आपको नोट कर लेना है।
और पादपों का रसोई घर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इसी के द्वारा भोजन बनता है, इसी में हरित लवक में ही। ये भी आपको नोट कर लेना है। फोटोसिंथेसिस में ही, ये फोटोसिंथेसिस किसमें होता है तो हरित लवक में ही होता है, इसलिए इसको पादपों का रसोई घर भी कहते हैं। जैसे ये देख लीजिए फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। तो देखिए पेड़ है आपका, ये पेड़ दिख रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया और सूर्य के प्रकाश में क्या हुआ, इसने जड़ से क्या लिया, जल लिया और इसने क्या किया, अपना भोजन बनाया किसमें तो हरित लवक में, पर्णहरित की उपस्थिति में। और यह जो है भोजन बन गया आपका C6H12O6 के रूप में, स्टार्च के रूप में ये क्या करते हैं, अपना भोजन संतृप्त करते हैं और ऑक्सीजन आपका यहाँ से निकल रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन होता है और ऑक्सीजन निकलता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और यह एक प्रकार की एनाबॉलिक रिएक्शन है, ये भी आपको नोट कर लेना है। पौधों में भोजन का निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरित लवक की उपस्थिति में होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये आपका रिएक्शन है, रासायनिक रिएक्शन, देखिए यहाँ पे ये भी आपको देख लेना, हमने आपको बता ही दिया। और ये देखिए यहाँ पे सरल जो अणु है वो जटिल अणु में बदल जा रहा है, देखिए आप यहाँ ध्यान से दिख रहा होगा, इसीलिए इसको एनाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और प्रकाश ऊर्जा जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल के उपस्थिति में होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए ये आपका उपस्थिति बताता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पौधे श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। तो चाहे पौधे हो या जंतु हो, जो कोई भी जीव जंतु अगर वो श्वसन करता है तो वो हमेशा ऑक्सीजन ही ग्रहण करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करेगा, ये आपको पॉइंट नोट कर लेना है। प्रकाश संश्लेषण पूछा है, कौन सा रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो लाल रंग में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है और सबसे कम जो होता है वो होता है हरे रंग में, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स न्यूक्लियस, केंद्रक क्या होता है इसके बारे में हम जो जान लेते हैं डिटेल में। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, केंद्रक की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और इसके जो अध्ययन होता है केंद्रक का वो उसको कैरियोलॉजी बोलते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये फिगर है और इसमें केंद्रक है, और केंद्रक का हम विस्तृत रूप से देखेंगे कैसे। तो ये केंद्रक का आपका फिगर है, इसको हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को हमने बाहर निकाला और इसके रूप में दिखाया। अब इसको हम यहाँ फिर से बाहर निकालते हैं, इस रूप में देखते हैं, ये वाला पोर्शन ये उसकी पूरी बड़ा रूप में दिखाया गया है। ये देखिए इसके अंदर धागेनुमा जो संरचना पाई जाती है इसको क्रोमेटिन जाल बोलते हैं। तो केंद्रक के अंदर जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल। और क्रोमेटिन जाल के बाद गुणसूत्र बनता है, और गुणसूत्र में क्या होता है, डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है केंद्रक में, ये आपको नोट कर लेना है। तो गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है तो केंद्रक में, और जो है गुणसूत्र किससे बनता है तो डीएनए और प्लस हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब इसको हम आगे देखेंगे। और ये जो है शब्द जो है क्रोमोसोम का वो वाल्डेयर ने दिया था, ये आपको नोट कर लेना है। पूछता है कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है तो केंद्रक में, और गुणसूत्र शब्द किसने दिया था तो गुणसूत्र शब्द किसने दिया था तो वो वाल्डेयर ने दिया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। और गुणसूत्र में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्रोमोसोम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। या फिर केंद्रक में भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। अगला पॉइंट है, देखिए इसी को बड़े रूप में ऐसे किया गया है, ये देखिएगा आपका, और डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, ये केंद्रक का अंदर का थोड़ा बड़ा रूप दिखाया गया है यहाँ पे। और डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, यह एक आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये देखिए इस वाले फिगर को यहाँ भी दिखाया गया है, इसको इस रूप में दिखाया गया एक्स के रूप में, और ये जो पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लेना है, पूछा हुआ है तो आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी टोटल 46 गुण पाए जाते हैं गुणसूत्र। पहले होते हैं कायिक गुणसूत्र, दूसरा होता है लैंगिक गुणसूत्र, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट क्या है कायिक गुणसूत्र और लैंगिक गुणसूत्र में। देखिए कायिक गुणसूत्र में 22 जोड़ी होता है, टोटल 23 जोड़ी होता है, जिसमें 22 जोड़ी क्या होता है कायिक गुणसूत्र होता है जिसको हम ऑटोसोम बोलते हैं, और उसमें से एक जोड़ी जो होता है जिसमें दो बोलते हैं, दो गुणसूत्र, वो एलोसोम बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये देखिए मादा और नर में क्या डिफरेंट है,
XY जो होता है वो नर सेक्स क्रोमोसोम होता है और मादा में XX होता है, ये भी आपको नोट करना है। और ये भी नोट कर लेना है कि Y गुणसूत्र नर या मादा का निर्धारित करता है। Y जो गुणसूत्र होता है वही डिसाइड करता है कि कौन नर होगा कौन मादा होगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। कुछ इसके अपवाद भी हैं। तब यहाँ पे देखिए अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं, ओवम और स्पर्म, इसके अपवाद होते हैं। ये देखिए अंडाणु में जो होता है वो 23 और स्पर्म में 23 क्रोमोसोम होते हैं, ये भी आपको देख लेना है यहाँ पे। अगला आप देखिए यहाँ पे 23 मिल के क्या होता है, टोटल 46 बन जाता है और इससे निषेचन की क्रिया कहते हैं। और इसमें ये कहाँ होता है, भ्रूण में। देखिए 23 मिल के क्या हुआ, 46 बन गया और इसमें होता है मेल और फीमेल, और यह क्रिया आगे ऐसे चलती रहती है। अगला है न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल देख लीजिए फ्रेंड, न्यूक्लिक अम्ल DNA और RNA होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। तो अगला पॉइंट है न्यूक्लिक अम्ल, इसको भी हम देख लेते हैं। DNA और RNA न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो DNA को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं और RNA को राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब इसके बारे में हम ध्यान से देख लेंगे। जो DNA में, जैसे कि अधिकांश जीवों में क्या होता है कि अधिकांश जीवों में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो DNA होता है। वहीं RNA जो होता है, रिट्रोवायरस जो होते हैं उनमें क्या होता है, RNA अनुवांशिक गुण होता है। जैसे कि एड्स वायरस में क्या होता है, अनुवांशिक गुण क्या होता है, RNA होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स DNA। अब इसको हम डिटेल में जान लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, DNA RNA, उसके बारे में हम देख लिए। अब DNA को अब डिटेल में देख लेते हैं। DNA डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये भी पूछता है कि यानी जो DNA होता है वो किसका बहुलक होता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है DNA। और शर्करा नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फेट से मिलकर बनता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और DNA में कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो डीऑक्सीराइबो शर्करा पाया जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। ये देखिए ये S शर्करा को हम S से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजनी क्षारक को N से डिनोट करते हैं, फास्फेट को हम P से डिनोट करते हैं। तो ये जो है PSN इसको कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फास्फेट होता है, शर्करा होता है, नाइट्रोजन होता है, ये आपको नोट कर लेना है। और ये देखिए न्यूक्लियोटाइड होता है, टाइड न्यूक्लियोटाइड। DNA क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड बहुलक के मिल के बनता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला फ्रेंड्स पॉइंट कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए इसका ट्रिक होता है साफ्ट इजकल टू DNA। यहाँ से हमको नोट कर लेना है साफ्ट इजकल टू DNA। देखिए साफ्ट से होता है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाता है, जिसको हम DNA कहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। तो उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, तो जब तक फास्फेट नहीं मिला रहेगा तब तक उसमें न्यूक्लियोटाइड नहीं रहेगा, यानी वो न्यूक्लियोसाइड तब तक रहेगा। यानी न्यूक्लियोसाइड अलग है और फास्फेट जब उसमें मिल जाता है तो उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यानी DNA कहते हैं। तो जिसमें भी फास्फेट नहीं होगा वो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो है, इसमें फास्फेट नहीं है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो ये पूछा हुआ है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल नहीं होता, तो उसमें फास्फोरस शामिल नहीं होता है न्यूक्लियोसाइड में, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में देखिए यहाँ फास्फेट अलग है, ये न्यूक्लियोसाइड अलग है। अब ये जो दोनों मिल जाएंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड यानी DNA बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो फास्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कह लेते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ये आपको नोट कर लेना है। अब देखिए नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होते हैं DNA में, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो 2 होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक। नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं DNA में 2 होते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। पहला होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पिरामिडीन। जैसे AG और TC इसके बारे में बांटा गया है। अब इसको ध्यान से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए ये प्यूरिन है, ये नाइट्रोजन क्षारक 2 भागों में बांटा है, प्यूरिन और पिरामिडीन। देखिए A और G यानी एडुनिन, जो एडेनिन है, देखिए A और G यानी एडेनिन। देखिए A और G ये जो क्षारक है ये क्या होता है, एडेनिन होता है, A से, G से ग्वानिन होता है। और यहाँ देखिए पिरामिडीन में थायमीन है और साइटोसिन है, ये क्या है, ये भी नाइट्रोजनी क्षारक है, जो पिरामिडीन होते हैं और प्यूरिन होते हैं। 2 भागों में बांट दिया है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन, ये 4 प्रकार के क्षारक होते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, जो कि DNA में पाए जाते हैं।
अब ये देखिए एडेनिन और जो थाइमिन होता है ये डबल बॉन्ड से बने होते हैं। एडेनिन प्लस जो थाइमिन होता है ये आपस में बंधे होते हैं, और ग्वानिन प्लस साइटोसिन ये ट्रिपल बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। इसको ट्रिक से याद कैसे करना है, AG परी की TC लाना। अब ये कह रहा है कि प्यारी यानी प्यूरी 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 कह रही है AG TC लाना, परी की TC लाना। तो परी से पिरामिड से याद रखना है। तो प्यूरिन में क्या पाया जाता है, प्यूरिन में AG और पिरामिडिन में TC, ये क्षारक हैं, दोनों अलग अलग हैं। और A से जो T है यानी एडेनिन से थाइमिन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है, और ग्वानिन से साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ता है आपस में। आपको नोट कर लेना है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक किसमें पाए जाते हैं, DNA में। ये आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है इसका जो क्या बोलते हैं डुएलेक्स जो मॉडल है वाटसन, क्रिक और फिलिप्स ने दिया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये पॉइंट यहाँ से पूछा हुआ था कि जो DNA का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। उसमें विल्किंस भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और 1962 में इनको तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए, तो हेलिक्स मॉडल के लिए। DNA का द्विकुंडली यानी हेलिक्स मॉडल आपको ये फिगर में दिख रहा होगा, ये देखिएगा, ये यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ये देखिए एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। और देखिए A से कौन जुड़ेगा, तो हमने बताया कि A से T जुड़ेगा और G से C जुड़ेगा, आपस में जुड़ेगा। A से T डबल बॉन्ड जुड़ेगा और G से C ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। ये आपको नोट कर लेना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, DNA और RNA में डिफरेंट देख लेते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। शर्करा कौन सा होता है DNA में, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है DNA में। वहीं राइबोज में राइबोज शर्करा होता है, RNA में राइबोज शर्करा होती है। और इसमें नाइट्रोजनी क्षारक एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन होता है। वहीं जो RNA में होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन की जगह पे कौन सा होता है, यूरेसिन होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए बस डिफरेंट ये है कि यहाँ थाइमिन की जगह पे कौन सा आ गया, यूरेसिन हो गया है। RNA में नाइट्रोजन क्षारक में बस इतना ही अंतर है, बाकी सब वही है। अगला है ये देखिए यहाँ पे आपका रसगुल्ला यानी कोई व्यक्त हो गया। व्यक्त के में कौन सा है, व्यक्ति में सेल हो गया। सेल में केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र में DNA होता है। और DNA को जब इसमें काट दिया जाए तो इसमें जीन होता है। और प्रत्येक जीन का एक विशिष्ट लक्षण होता है, और वो जो है विशिष्ट प्रोटीन का निर्माण करती है, और विशिष्ट प्रोटीन विशिष्ट लक्षण का निर्माण करते हैं। तो जीन क्या है, एक विशिष्ट लक्षण होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और जीन किस में पाया जाता है, तो आपके DNA में पाया जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जीन के बारे में जान लेते हैं। तो जीन होता क्या है, तो जीन जो है DNA का एक भाग होता है, अभी हमने आपको बताया था। और यह विशेष लक्षण का निर्धारण करती है, गुणसूत्र में पाया जाता है। और यह वंशानुगति का जो है वाहक है, यानी जो भी है वंशानुगत जो भी चीज़ें होती है लक्षण, उसको ये वाहक होती है। कौन सा, तो जीन होती है। तो जीन वंशागति का निर्धारण करती है, अभी हमने आपको बताया था। तो वंशागति का निर्धारण कौन करती है, तो जीन करती है। देखिए यहाँ आपको नोट कर लेना एक पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, DNA, mRNA और प्रोटीन, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना। देखिए यहाँ पे DNA दिख रहा होगा, यहाँ mRNA दिख रहा है और यहाँ पे प्रोटीन दिख रहा है। देखिए क्या होता है कि जब DNA से कोई भी क्या होता है, देखिए mRNA जो होता है एक मैसेंजर होता है, और इसमें DNA में नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। कौन कौन सा, तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन आपको जानते होंगे। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन को पढ़कर mRNA ये अपने पास एक मैसेज ले जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जो DNA से RNA में जो ट्रांसमिशन यानी मैसेज जाता है mRNA में, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और mRNA से जो भी मैसेज प्रोटीन को जाता है, अब यहाँ पे देखिए DNA हो गया, उसमें नाइट्रोजनी बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन हो गया। अब यहाँ से पढ़ के mRNA में आया, और यहाँ पे अपना क्या हुआ, एडेनिन यूरेसिल से बन गया, ग्वानिन साइटोसिन से बन गया, और साइटोसिन ग्वानिन से बन गया। तो एडेनिन डबल बॉन्ड से ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड से यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो mRNA बन गया। अब mRNA एक प्रोटीन बनाएगा जो कि एक नया लक्षण के रूप में
आपको जन्म लेगा, तो ये जो mRNA से यहाँ पे जो गया प्रोटीन में, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो mRNA से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन क्रिया कहलाती है, और DNA से mRNA बनना ट्रांसक्रिप्शन क्रिया कहलाती है। ये आपको बस नोट कर लेना है। पूछता है, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि DNA से mRNA बनना क्या कहलाता है, तो उसको ट्रांसक्रिप्शन क्रिया कहते हैं, और mRNA से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन क्रिया कहते हैं। इतना पॉइंट आपको बस नोट कर लेना है। अगला पॉइंट हमारा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट हमारा कि DNA में आनुवांशिक सूचक mRNA द्वारा प्राप्त करना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और mRNA को प्राप्त सूचना के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करना ट्रांसलेशन कहलाता है। अभी हमने आपको फिगर के माध्यम से समझाया, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो DNA से आनुवांशिक सूचना mRNA में जो जाता है उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और mRNA से सूचना के आधार पर अगर प्रोटीन का निर्माण होता है उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। अगला पॉइंट है फ्रेंड, कृत्रिम जीन। कृत्रिम जीन की खोज किसने की थी, तो हरगोविंद खुराना ने। ये भी आपको नोट कर लेना है। कृत्रिम जीन का खोज हरगोविंद खुराना ने 1968 में किया था। इसके लिए इनको क्या किया था, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है आपको। देखिए, सेल डिवीजन होता है 3 प्रकार का होता है, एक असूत्री, दूसरा समसूत्री, तीसरा हो जाए अर्धसमसूत्री। अब यहाँ पे इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। एमाइटोसिस बोलते हैं, मायोटोसिस बोलते हैं, और मायोसोसिस बोलते हैं। तो मायोसिस जो होता है, मायोसिस मतलब होता है अर्धसूत्री, और माइटोसिस होता है समसूत्री, और अमिटोसाइसिस बोलते हैं हम अर्धसूत्री। तो असूत्री जो होता है ये ज़्यादातर किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। ये आपको नोट कर लेना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जीवाणु हो गया, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये प्रोकैरियोटिक जो भी सेल हैं उसमें क्या होता है, असूत्री विभाजन होता है उनके सेलों का। वहीं जो है जंतु और पादप में क्या होता है, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं, अर्धसूत्री क्या होता है और समसूत्री क्या होता है, ये भी हमको ध्यान से देख लेना है। देखिए, समसूत्री जो होता है माइटोसिस, और अर्धसूत्री जो होता है मायोसिस, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। कायिक कोशिका का निर्माण समसूत्री द्वारा होता है, ये पहला पॉइंट होता है। और इसमें दूसरे में जो अर्धसूत्री में होता है, ये जनन कोशिका का निर्माण करती है, जैसे कि अंडाणु, शुक्राणु। इसका निर्माण जो होता है मायोसिस द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल का निर्माण समसूत्री यानी माइटोसिस के द्वारा होता है। अगला पॉइंट इसी में है, जनक कोशिका से संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। यानी कहने का मतलब है कि जनक कोशिका से जो संतति कोशिका बनेगा उनमें जो है गुणसूत्रों का यानी क्रोमोसोमों की संख्या समान रहती है। दूसरे में संतति कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं फ्रेंड, जैसे कि ये देखिएगा माइटोसिस में देख लेते हैं। समसूत्री में क्या होता है, देखिए 46 गुणसूत्र है, इसको जनक कोशिका बोलते हैं। इससे क्या हुआ, हमको डॉटर कोशिका बनाना है, सेल बनाना है, तो इसमें क्या होगा कि 92 क्रोमोसोम जाएंगे। इसका क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, ये 92 गुणसूत्र हो जाएगा क्योंकि 2 सेल बनेंगे। देखिएगा माइटोसिस क्रिया में क्या होता है, समसूत्री में 1 सेल से 2 सेल बनता है। देखिए 1 सेल से 2 सेल बनता है, और इसमें संख्या जो होती है, देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि 2 जब भागों में बटेगा तो 46 इसमें भी रहेगा और 46 इसमें भी रहेगा। देखिए 46 कितना हो जाएगा, 92 क्रोमोसोम हो जाएगा। और देखिए इसकी जो गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका में भी 46 है, और जो डॉटर सेल है उसमें भी 46 है, इसीलिए कहा गया है। और सेल की संख्या देखिएगा 1 और 2 हो गई है। तो ये था आपका डिफरेंट। तो पूछता है कि माइटोसिस क्रिया में कितने सेल बनते हैं, तो 2 सेल बनते हैं, और गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। ये आपको बस याद रखना है। वहीं जो है मायोसिस क्रिया जो होती है अर्धसूत्री में, इसमें क्या होता है कि जो जनक सेल होता है इसमें देखिए 46 है, और इसमें डॉटर सेल में 23 हो गया, यानी क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई है, और 1 सेल से 4 सेल का निर्माण होता है। ये आपको नोट कर लेना है। तो ये दोनों डिफरेंट था। क्वेश्चन पूछता है असमसूत्री और अर्धसमसूत्री, समसूत्री और अर्धसमसूत्री में, यानी समसूत्री में बोले कि 1 सेल से कितने सेल का निर्माण होता है, तो 2 सेल का निर्माण होता है, और क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। दूसरा पॉइंट आपको बस याद रखना है कि जो अर्धसमसूत्री जो होता है, मायोसिस क्रिया जो होती है, उसमें जो है जनक सेल की कोशिका की आधी हो जाती है डॉटर सेल में। यानी जो है 40 गुण से जो 40 गुण पहले सूत्र था उसमें देखिए अब 23 हो गया है,
और इसकी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है और एक सेल से देखिए 4 सेल का निर्माण हुआ है, ये आपको नोट कर लेना है। उसी पॉइंट को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक जनक कोशिका से जो संतति कोशिका बनाती किस्में है तो वो है माइटोसिस क्रिया में, और मायोसिस में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका बनती हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज का सेल चैप्टर, जो कि पूरी तरह से रिवीजन कर लिया गया है। उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी, जैसे जैसे गौरव सर के द्वारा क्लासेस चलाती जाएंगी, उनका PDF भी आपको हमारे YouTube चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।